नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिनको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहा जाता है, एसएन रिएक्शंस कहा जाता है, उसके बारे में बात की थी। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के लेसन 10 की हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन व्युत्पन्न। यहां पर हमने नाभिक स्नेही अभिक्रिया क्या होती है, नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं, और इसके अलावा जो नाभिक स्नेही अभिक्रिया है उसका एक एग्जांपल, SN1 अभिक्रिया का एक एग्जांपल क्रियाविधि के साथ में हमने इसका एक एग्जांपल किया था। आज हम बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शन, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की विशेषताओं के बारे में, और इसके एग्जांपल को भी हम पुनः समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली विशेषता, SN1 का मतलब क्या होता है? यूनिमोलिकुलर SN मतलब यूनिमोलिकुलर नाभिक स्नेही, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अर्थात वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, मैं वापस बोल रहा हूं, वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, केवल एक अणु की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, उसे हम एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या यूनिमोलिकुलर SN कहते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, in which rate of reaction depends upon only one molecule, that is alkyl halide, and this reaction is called as unimolecular nucleophilic substitution reaction। अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, यहां पर वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1। तो इसकी सबसे पहली विशेषता क्या होती है, इसको आपको नोट डाउन भी करना है। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, अर्थात यह अभिक्रिया जो है वो 2 स्टेप्स में, 2 चरणों में संपन्न होगी। अलग अलग प्रकार से इसके अंदर 2 चरण होंगे। हम ये कह सकते हैं दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, मतलब पहले इसकी विशेषता ये है SN1, देखो इसको उल्टे तरीके से याद रखना है, 1 2 स्टेप में कंप्लीट होगी और 2 1 स्टेप में कंप्लीट होगी। 2 के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम SN1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले चरण, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके बाद इसकी दूसरी विशेषता कौन सी होती है। देखिए, प्रथम चरण में इन फर्स्ट स्टेप, प्रथम चरण में मध्यवर्ती मतलब इंटरमीडिएट मध्यवर्ती कार्बोकैटायन को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं कार्बोनियम। मध्यवर्ती कार्बोकैटायन, प्रथम चरण में मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। अब ये मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है? कार्बन पॉजिटिव। जिस भी कार्बन पर, यहां पर बाकी इसकी संयुक्ताएं अलग अलग चीज से जुड़ी रहेंगी, जिस भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है उस कार्बन को कार्बोकैटायन कहते हैं। तो हमने सबसे पहले बात की कि यह अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। दूसरी हमने बात की कि प्रथम चरण में मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। अब ये कार्बोकैटायन का निर्माण किस तरीके से होता है उसको हम देखते हैं। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं इसको आगे कि किस तरीके से इसके अंदर मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। देखिए, मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का निर्माण होता है 2 नंबर के अंदर ये चलेगा। ये कैसे होगा? RX मतलब एल्काइल हैलाइड के RX बंध के विषमांश विखंडन द्वारा
विषमांश विखंडन द्वारा। अब ये विषमांश विखंडन क्या होता है, इसको बोलते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, विषमांश विखंडन। किस तरीके से कार्बोकेटायन का निर्माण होगा उसको अपने समझते हैं। मान लीजिए ये है RX, सबसे पहले स्टेप 1 होगा, और स्टेप 1 कौन सा होगा, मंद गति का, स्लो स्टेप होगा। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण, मतलब जो X है उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचेगा। तो इस कारण ये X यहां से इलेक्ट्रॉन को लेगा और बाहर निकल जाएगा, R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देते हुए और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज। वापस देखिए, RX बंध में X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। बंध में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, बंध में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता कहलाती है। तो यहां पर होगा क्या, X की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और गुड लीविंग ग्रुप होने के कारण, लीविंग ग्रुप का मतलब होता है अवशिष्ट समूह जो कि आसानी से निकल सकता है। लीविंग का मतलब है लीव करने वाला, छोड़ने वाला। तो ऐसा ग्रुप जो आसानी से निकल जाए। तो सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण यहां से X नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा, और R में क्योंकि अपने सारे इलेक्ट्रॉन, इस प्रत्येक बंध 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन X लेकर चला गया, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। R का मतलब यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप जब भी R होता है उसका मतलब होता है कार्बन, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। लेकिन ये जो कार्बोकैटायन होगा ये होगा कैसा, प्लेनर होगा, समतलीय होगा। ये कार्बोकैटायन कैसा होगा, प्लेनर होगा, समतलीय होगा। अब यहां पर देखिए एक टर्म हमने यूज की है विषमांश विखंडन। विषमांश विखंडन का मतलब होता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। बंध हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। मान लीजिए H और H के बीच में बॉन्ड है, और इसके अलावा या हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए Cl और Cl के बीच में बॉन्ड है जिससे Cl2 का फॉर्मेशन है। Cl और Cl के बीच में बॉन्ड है जिससे Cl2 का फॉर्मेशन होता है। जब भी ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर भी Cl है, इस तरफ भी Cl है, इस तरफ भी Cl है। अगर इनके बीच का बॉन्ड टूटे तो ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन को हाफ हेडेड एरो से प्रदर्शित करते हैं। जब भी कहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, ये जो एरो होते हैं इस तरीके के, इस तरीके के, इस तरीके के, इस तरीके के, या इसके अलावा इस तरीके के, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को दर्शाते हैं। इनमें से स्पेशली ये वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को दर्शाते हैं। ये रेजोनेंस को दर्शाता है और ये रिएक्शन को दर्शाता है। तो अब हम वापस बात करते हैं, हमारी जो हम बात कर रहे थे विषमांश विखंडन के बारे में, उसको देखते। अगर ये बॉन्ड टूटे, मान लीजिए इस बॉन्ड को टूटना पड़े, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रकार की है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, और इससे क्या बनेगा, Cl डॉट और 2, क्योंकि दोनों टूट गए। इसको बोलते हैं होमोलाइटिक, समाश विखंडन। मतलब इन दोनों के बीच में पाया जाने वाला बंध पूर्णतः टूटता है और दोनों के दोनों तत्व समान संख्या में इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाते हैं। उसको कहते हैं समाश विखंडन। और समाश विखंडन से हमेशा किसका निर्माण होता है, मुक्त मूलक का, जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक का। तो ये समाश विखंडन है। ये कौन सा विखंडन है, समांश विखंडन। समांश विखंडन जिसमें दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर चले गए। विषमांश विखंडन का मतलब क्या होता है, और विषमांश विखंडन हमेशा, विषमांश विखंडन में ध्यान रखना है, विषमांश विखंडन हमेशा ही उनके मध्य होगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जिनकी विद्युत ऋणता में अंतर होता है। उनमें से एक की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, एक की विद्युत ऋणता कम होगी। तो यहां पर X की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को लेकर यहां से चला गया,
और R के ऊपर कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले गया, R को कुछ नहीं मिला, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, इस वजह से इसको कहते हैं विषमांश विखंडन। अर्थात जब बंध टूटे और दोनों टूटने वाले तत्वों में इलेक्ट्रॉन का बंटवारा, जो उसका डिवाइडेशन है वो सेम हो, बराबर हो, तो उसे तो हम कहते हैं समाश विखंडन। और जब बंध टूटे तब इलेक्ट्रॉन एक लेकर चला जाए और एक के पास इलेक्ट्रॉन ना हो, तो उसे हम कहते हैं विषमांश विखंडन। और विषमांश विखंडन से हमेशा ही कैटायन या एनायन का फॉर्मेशन होता है, तो कैटायन बन सकता है, एनायन बन सकता है, मतलब इस प्रकार के कोई ना कोई आयन बनते हैं विषमांश विखंडन से। तो सबसे पहले हमने बात की जो SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन 2 चरणों में संपन्न होती है। प्रथम चरण में मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का निर्माण होगा, मतलब कार्बोनियम आयन का निर्माण होगा। कार्बोकैटायन क्या होता है, वह कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है उसे कार्बोकैटायन कहते हैं। और कार्बोकैटायन बनता कैसे है, RX बंध के विषमांश विखंडन द्वारा। अब RX बंध का ये RX बंध है, इसका विषमांश विखंडन होता क्यों है, X की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण, हैलोजन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, ये हो गया नेगेटिव के रूप में। और कैसे बाहर निकल जाएगा, अवशिष्ट समूह। अवशिष्ट समूह का मतलब होता है लीविंग ग्रुप, लीविंग का मतलब है लीव करने वाला, छोड़ने वाला, तो लीविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा और आपके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। और किस प्रकार का कार्बोकैटायन, समतलीय प्रकार का कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब समतलीय कार्बोकैटायन किस प्रकार से होता है उसको देखिए। मान लीजिए आपके पास में यहां पर ये कार्बन है, इधर एक कार्बन लगा हुआ है, और इस कार्बन के यहां पर सामने एक H लगा है, यहां पर भी एक H लगा है, यहां पर भी एक H लगा है, और यहां पर भी एक H लगा है। या हम इसको और तरीके से समझे, मान लीजिए यहां पर एक कार्बन है और इस कार्बन के यहां पर एक H लगा है, यहां पर एक H लगा है, यहां पर एक H लगा है, यहां पर एक Cl लगा है। ये वाला Cl यहां से बाहर निकल गया। जब ये वाला Cl बाहर निकल गया तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो कार्बन है इसी के बराबर यहां पर देखिए, इसी कार्बन के बराबर यहां पर ये H है, इसी कार्बन के बराबर यहां पर ये H है, और इसी कार्बन के बराबर यहां पर ये H है। तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही तल में है, इसी वजह से इसको कहते हैं प्लेनर या समतलीय प्रकार का कार्बोकैटायन। अब हम आगे बात करते हैं, ये होगी इसकी दो जो विशेषताएं थी। तीसरी विशेषता देखिए, दूसरी विशेषता के अंदर क्या हुआ, कार्बोकैटायन का निर्माण हो गया। तीसरी विशेषता देखिए, प्रथम चरण मंद गति का होता है, अतः वेग निर्धारक होगा। मतलब इसको क्या बोलते हैं, RDS। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक चरण। देखिए एक सबसे बेसिक बात, वैसे तो ये 4th लेसन की बात है, 4th लेसन जिसको केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, रासायनिक बलविद्युत की, उसकी बात है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई अभिक्रिया एक से ज्यादा चरणों में संपन्न होती है, अगर कोई अभिक्रिया एक से ज्यादा चरणों में संपन्न होती है, तो उसका वेग निर्धारक, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वह स्टेप होगा जो कि सबसे स्लो होगा। उसका वेग निर्धारक चरण वह चरण होगा जो कि सबसे स्लो होगा। तो यहां पर प्रथम चरण जो है, हमने यहां पर लिखा है मंद गति का है, तो इस वजह से कौन सा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, वेग निर्धारक चरण होगा। अब प्रथम चरण में यूज क्या हो रहा है, केवल एल्किल हैलाइड। प्रथम चरण में क्या यूज हो रहा है, केवल एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड क्या है, एक अणु है, सिंगल अणु है। एल्किल हैलाइड पूरा क्या है, सिंगल अणु है। तो इसका मतलब अगर प्रथम चरण मंद गति का है और प्रथम चरण में केवल किसका यूज किया जा रहा है, RX का, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, RX की कंसंट्रेशन पर। मतलब अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू RX, कंसंट्रेशन ऑफ RX। क्योंकि प्रथम चरण में केवल RX ही प्रयोग हो रहा है, इसके अलावा कुछ प्रयोग नहीं हो रहा। तो प्रथम चरण मंद गति का होता है, अतः यह वेग निर्धारक चरण होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, RDS होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, RX पर, मतलब एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। जो बड़ा ब्रैकेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये कंसंट्रेशन को शो करता है, सांद्रता को शो करता है।
तो ROR डिपेंड्स अपॉन या ROR प्रोपोर्शनल टू RX, कंसंट्रेशन ऑफ RX। तो RX क्या है? केवल सिंगल अणु है, तो इसका मतलब अभिक्रिया का वेग एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसका मतलब इस अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है? एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। और यही मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जिस अभिक्रिया का वेग, जिस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वेग एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करे, उसे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यहां पर हमने तीसरा जो इसका विशेषता थी उसके अंदर देखा कि अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर कर रहा है? एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर, और एल्किल हैलाइड एक ही अणु है, इस वजह से इसी के ऊपर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा, और इसी वजह से इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? इस अभिक्रिया को एक अणु या SN1 की अभिक्रिया कहते हैं। ये होगी इसकी 3 विशेषताएं। अब इसकी चौथी विशेषता आपने देखी। अब जो फोर्थ होगा उसके अंदर क्या होगा? अभिक्रिया के प्रथम चरण में बना हुआ एल्काइल हैलाइड मतलब R+, ठीक है। अभिक्रिया का जो प्रथम चरण था उसके अंदर R+ बन गया। इसके साथ में क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल मतलब Nu नेगेटिव अभिक्रिया करेगा। ये है स्टेप सेकंड, और ये कैसा होगा? फास्ट स्टेप होगा, तीव्र गति से संपन्न होने वाला। ये R+ क्या है? कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन, और है किस प्रकार का? समतलीय प्रकार का। अब ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे पहले हमने कार्बोकैटायन बना लिया। कार्बोकैटायन बनाने के बाद जो इसका दूसरा स्टेप होगा, द्वितीय चरण जो होगा, द्वितीय चरण में सेकंड स्टेप में क्या होगा? आक्रमणकारी मतलब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आक्रमणकारी नाभिक स्नेही इस कार्बोकैटायन पर आक्रमण करेगा और किसका निर्माण कर देगा? RNU का निर्माण कर देगा। आक्रमणकारी नाभिक स्नेही इस कार्बोकैटायन पर आक्रमण करेगा और किसका निर्माण कर देगा? RNU का निर्माण कर देगा, और इस प्रकार से ये SN1 अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संपन्न हो जाएगी, जिसमें हमने हैलोजन को बाहर निकाल दिया और इसको इसके साथ में जोड़ दिया। इस तरीके से SN1 अभिक्रिया जो है वो संपन्न होती है। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं कि SN1 अभिक्रिया तो संपन्न होगी। अभी तक हमने केवल 4 चीजों के बारे में बात किया है। एक्चुअली इसके 6 विशेषताएं होती हैं इसी रिएक्शन की, SN1 रिएक्शन की, जिसमें सबसे पहले हमने बात की 2 चरणों में संपन्न होती है। दूसरी बात ये की कि RX बंध का विषमांश विखंडन होता है और कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। तीसरी बात हमने ये की कि जो कार्बोकैटायन है या जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण मंद गति का होने के कारण अभिक्रिया का वेग प्रथम चरण में ही तय हो जाता है, वही वेग निर्धारक चरण होगा, और प्रथम चरण में केवल एल्किल हैलाइड प्रयुक्त होता है, अतः प्रथम चरण ही वेग निर्धारक होगा, और एक ही अणु प्रयुक्त होने के कारण यह अभिक्रिया एक अणु प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी। और फोर्थ में हमने बात की कि प्रथम चरण से बना हुआ कार्बोकैटायन द्वितीय चरण में, चौथी विशेषता में हमने बात की कि प्रथम चरण में बना हुआ कार्बोकैटायन द्वितीय चरण में उस पर आक्रमण करता है एक आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, और निर्माण होता है RNU का, मतलब उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो ये तो होगी हमारी लगभग सारी की सारी अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं यहां पर इसकी 5वीं विशेषता की कि क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। क्रियाशीलता का क्रम मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के बारे में हमने बात की थी, तो 1 डिग्री अभिक्रिया ज्यादा करेगा या 2 डिग्री अभिक्रिया ज्यादा करेगा या 3 डिग्री अभिक्रिया ज्यादा करेगा, तो वो किस पर निर्भर करता है? तो क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकैटायन के स्थायित्व के। 5th पॉइंट कौन सा है? क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता का क्रम किसके प्रोपोर्शनल है? कार्बोकैटायन के स्थायित्व के। मतलब जिस कार्बोकैटायन का स्थायित्व ज्यादा होगा वह उसकी क्रियाशीलता भी ज्यादा होगी। तो देखिए यहां पर स्थायित्व किस तरीके से होता है। हमारे पास ये कार्बोकैटायन है CH3+, एक कार्बोकैटायन है CH3
एक कार्बोकेटाइन है CH2 प्लस ये 1 डिग्री। उसके अलावा एक और कार्बोकेटाइन है CH3CH, CH3 2 डिग्री। एक और कार्बोकेटाइन है CH3C, CH3 प्लस। इसको बोलते हैं मेथिल कार्बोकेटाइन। मैं कार्बोकेटाइन को C प्लस से लिख रहा हूं। इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब इनका स्थायित्व जो होता है वो इस तरीके से होता है, ये इससे ज्यादा, ये और ये, मतलब इनका जो स्थायित्व होगा, स्टेबिलिटी जो होगी, स्टेबिलिटी ऑफ C प्लस, मतलब कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होगी वो इस क्रम में इंक्रीज होगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्थायी है। सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। उससे कम कौन सा है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। उससे कम कौन सा है? 1 डिग्री है। और उससे कम कौन सा है? मेथिल कार्बोकेटाइन। तो अभिक्रिया का क्रम भी किस तरीके से होगा? हमने ये कहा कि क्रियाशीलता का क्रम कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। तो अभिक्रियाशीलता का क्रम किस तरीके से हो जाएगा? देखिए, ये सबसे कम क्रियाशील CH3Cl, उसके बाद CH3CH2Cl, उसके बाद CH3CH, CH3Cl, उसके बाद CH3C, CH3Cl। मतलब अगर हैलोजन एक जैसा हो, सभी में हैलोजन एक जैसा है, अगर हैलोजन एक जैसा हो तो इसकी क्रियाशीलता इससे ज्यादा, इसकी क्रियाशीलता इससे ज्यादा, और इसकी क्रियाशीलता इससे ज्यादा। तो इसका मतलब SN1 जो रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन की क्रियाशीलता, SN1 रिएक्शन की क्रियाशीलता किस तरीके से होती है? सबसे कम क्रियाशीलता मेथिल हैलाइड की, उसके बाद क्रियाशीलता एथिल की, उसके बाद 2 डिग्री की, और उसके बाद 3 डिग्री। अब ये तो होगी इसकी क्रियाशीलता। अब हम थोड़ी सी बात ये करते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है 2 डिग्री से भी ज्यादा। हम इन दोनों का एग्जांपल करते हैं। ये तो खैर 11th क्लास की बात है, लेकिन फिर भी मैं जनरली यहां पर आपको बता देता हूं कि ये और ये, इन दोनों में से ये कम स्थायी क्यों है, ये ज्यादा स्थायी क्यों है। देखिए, इसका रीजन होता है प्लस आई इफेक्ट। इसका रीजन क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट, या जिसको हम बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव, प्लस आई। प्लस आई के बारे में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धकेले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को दूर भेजा जाता है खुद से। तो देखिए, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब जितने भी एल्किल ग्रुप हैं उन सभी का प्लस आई इफेक्ट होता है, ये ध्यान रखें। जितने भी एल्किल ग्रुप हैं उन सभी का प्लस आई इफेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये CH3 अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ भेजेगा, ये CH3 भी अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ भेजेगा, और ये CH3 भी अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ भेजेगा। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका प्लस आई, इसका भी प्लस आई, और इसका भी प्लस आई, तीनों अपने इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? इस कार्बन को। तो ये पॉजिटिव चार्ज कुछ ना कुछ बैलेंस हो जाएगा, मतलब संतुलित हो जाएगा। ठीक है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस CH3 का प्लस आई, इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई। तो ये तीनों अपने इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन को देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये कार्बन कुछ ना कुछ बैलेंस हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें 3 प्लस आई वाले समूह हैं, इस वजह से सबसे ज्यादा बैलेंस होगा। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी 3 डिग्री की। इसमें कितने हैं? 2 ही हैं केवल, तो इसकी स्टेबिलिटी और भी कम होगी। इसमें केवल 1 ही है, तो इसकी स्टेबिलिटी और भी कम होगी, और इसमें है ही नहीं, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो इसलिए 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है प्लस आई प्रभाव के कारण, प्लस आई वाले ज्यादा समूह होने के कारण। और ये एक सामान्य नियम है कि क्रियाशीलता का क्रम, मतलब SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम कार्बोकेटाइन के स्थायित्व के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्थायी है, तो इसी वजह से 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ही सबसे ज्यादा SN1 अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं।
तो ये हो गया पांचवी चीज जो क्रियाशीलता के क्रम को बताती है। अब इसमें हम बात करते हैं छठी चीज के बारे में, छठी विशेषता के बारे में, 6th नंबर के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में। देखिए वो क्या होता है। देखिए, अगर उत्पाद मतलब SN1 रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, अगर उत्पाद प्रकाशिक सक्रिय हो, प्रकाशिक सक्रिय हो तो रासायनिक मिश्रण प्राप्त होता है, रासायनिक मिश्रण प्राप्त होता है। वो देखो कैसे। अब सबसे पहले तो प्रकाशिक सक्रिय क्या होता है, दो प्रकार की चीजें होती हैं। मैं जनरल आपको एग्जांपल देता हूं क्या होता है। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH3 CH3OH, ठीक है। एक में OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है यहां। अब इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, मान लीजिए इसको मिरर में बनाएंगे, ये इसकी मिरर इमेज है। दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं इसको। ये होगा जिस तरफ आ जाएगा, यहां पर CH3, यहां पर CH3 और यहां पर CH3, ठीक है। यहां पर OH इस तरफ है, यहां पर OH इस तरफ है, मतलब OH कहां है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला राइट हैंड साइड है, ठीक है। देखिए, अब एक चीज आती है जिसको बोलते हैं PPL। PPL का मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश को हम सामान्य तौर पर ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से, ऐसे कि जो प्रकाश के कण जो है, प्रकाश की कणीय प्रकृति भी होती है, वो इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो प्रकाशिक सक्रिय जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है D या प्लस और एक होता है L या माइनस, जिसको डेक्सोरोटेटरी दक्षिणावर्त और इसको लेवरोटेटरी वामावर्त। ये होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब इसके ऊपर अपने डालेंगे तो ये क्या करेगा, इस लाइट को ऐसे घुमा देगा, इस तरीके से, ऐसे इस तरह घुमा देगा। तो ये तो हो गया डी रूट, ठीक है। अब अगर हम इस पर डालेंगे तो ये कैसे घुमा देगा, इसको ऐसे घुमा देगा। ये कौन सा रूप हो गया, एल। मतलब प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिन पर समतल ध्रुवित प्रकाश डालने से, प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ वे होते हैं जिन पर समतल ध्रुवित प्रकाश PPL डालने से वह प्रकाश को या तो घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज डेक्सोरोटेटरी घुमाते हैं इस तरीके से, और या उसको, एक मिनट इसमें थोड़ा सा अलग हो गया, देखिए ये डेक्सोरोटेटरी इस तरीके से होता है, डेक्सोरोटेटरी इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ये डेक्सोरोटेटरी है, इस तरीके से घुमाएगा, और ये लिवोरोटेटरी इसका उल्टा होगा, ये किस तरीके से घुमाएगा, इस तरीके से। या तो उस प्रकाश को घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देते हैं, मतलब डेक्सोरोटेटरी, और या उस प्रकाश को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमा देते हैं, मतलब लिवोरोटेटरी। तो ऐसे यौगिक को प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहा जाता है। अगर किसी यौगिक में, यौगिक या तो D होगा या L होगा, अगर किसी यौगिक में 50% D के लक्षण हों और 50% L के लक्षण हों तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रासायनिक मिश्रण, और इसको प्रदर्शित किया जाता है DL या प्लस माइनस से। मतलब ऐसा पदार्थ या ऐसा उत्पाद जो कि प्रकाश को ना तो दक्षिणावर्त घुमा सकता है और ना ही वामावर्त घुमा सकता है, क्योंकि जो जितना इस तरफ घुमाएगा ये उल्टा ऐसे घुमा देगा। ऐसा जो उत्पाद होता है उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक मिश्रण। अर्थात वह उत्पाद जिसमें 50% D के और 50% L के लक्षण हों तथा जो क्या हो जाए, प्रकाशिक असक्रिय हो जाए, मतलब इस प्रकाश को घुमा ही ना पाए, उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक मिश्रण कहते हैं।
इस चीज को रैसमिक मिश्रण डीएल वगैरह को हम 16th लेसन में करेंगे। पूरा लेसन दे रखा है हमारे यहाँ पर, और वो लेसन कौन सा है, वो है 16th लेसन, जिसको हम कहते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन। पूरा लेसन है, उसके अंदर हम इसको विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर केवल आपको बात करनी है रैसमिक मिश्रण के बारे में, अर्थात वह मिश्रण जिसमें 50% डी कैरेक्टर और 50% एल कैरेक्टर हो, उसे हम क्या कहते हैं, रैसमिक मिश्रण कहते हैं। क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, तो वह क्या होता है, प्रकाशिक असक्रिय होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो छठा जो SN1 अभिक्रिया का विशेषता है वो ये है कि उत्पाद अगर प्रकाशिक सक्रिय हो, मतलब प्रकाशिक उत्पाद बनने की संभावना हो, तो वो किस प्रकार का बनेगा, रैसमिक मिश्रण प्रकार का प्राप्त होगा। अब इसका कारण क्या है वो देखिए कि रैसमिक मिश्रण किस प्रकार से प्राप्त होगा। देखिए उसका कारण देखिए, उसका कारण है कार्बोकैटायन का समतलीय होना। इसका कारण क्या है, कारण है कार्बोकैटायन का समतलीय होना। कैसे, देखिए CH3 प्लस। अब ये कार्बोकैटायन समतलीय देखिए किस तरीके से हो सकता है, ये प्लेनर इस तरीके से होगा, यहां पर एक CH3 आ गया, यहां पर एक CH3, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में आ गए। देखिए ऐसे, ये मान लीजिए यहां पर कार्बन है, इसके ऊपर ये लगा हुआ है 1, ये लगा हुआ है 2, और इसी के साथ में ये लगा हुआ है 3। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर आ गए, एक ही तल के अंदर आ गए, इस तरीके से, ठीक है। तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर आ गए। अब देखिए जगह इधर भी खाली है, जगह इधर भी खाली है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल वो क्या कर सकता है, वो यहां भी जुड़ सकता है, ठीक है। मान लीजिए पहली संभावना ये होगी CH3 और यहां पर क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल। अब ये भी तो हो सकता है कि वो न्यूक्लियोफाइल यहां पर जुड़ जाए, इधर इस जगह पर, ठीक है। तो ये संभावना कैसी बन जाती है, CNu CH3 क्योंकि यहां पर जो कार्बोकैटायन होता है वो समतलीय होता है, प्लेनर होता है, सारे एक ही प्लेन में, तो उसमें आक्रमणकारी नाभिक स्नेही जिस दिशा से हैलोजन निकला है वहां भी जुड़ सकता है और उसकी विपरीत दिशा में भी जुड़ सकता है। क्योंकि कार्बोकैटायन समतलीय होता है तो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही जिस दिशा से हैलोजन निकला है वहां भी जुड़ सकता है और उसके विपरीत भी जुड़ सकता है, तो उससे D भी बन सकता है और L भी बन सकता है। D में जो होता है वो कहां होता है, राइट हैंड साइड में, और L में जो होता है वो कहां होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो D भी बन सकता है और L भी बन सकता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसके भी बनने की संभावनाएं कितनी है, 50%, और इसके भी बनने की संभावनाएं कितनी है, 50%। तो इन दोनों का मिक्सचर ही बनता है जिसको हम कहते हैं DL या प्लस माइनस, इसको हम रैसमिक मिश्रण कहेंगे। तो अभी तक हमने बात की SN1 अभिक्रिया, अभी हमने कंप्लीट कर ली है। इसका जो इसकी उदाहरण जो था वो ऑलरेडी करवा चुका हूं, क्रियाविधि ऑलरेडी करवा चुका हूं। आज हमने इसकी 6 विशेषताओं के बारे में बात की। सबसे पहले यह अभिक्रिया 2 चरणों में कंप्लीट होती है। दूसरा, इस अभिक्रिया में प्रथम चरण में एल्किल हैलाइड के बंध का विषमांश विखंडन होकर समतलीय कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। तीसरा, जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल प्रथम चरण में, क्योंकि पहला चरण मंद गति का होता है, इसलिए अभिक्रिया का वेग प्रथम चरण में प्रयुक्त होने वाले एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है और वह केवल एक ही अणु होता है, अतः इसे एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यूनिमोलिकुलर SN1 अभिक्रिया कहते हैं। उसके अलावा फोर्थ हमने बात की कि प्रथम चरण में बने हुए कार्बोकैटायन पर नाभिक स्नेही तुरंत आक्रमण करता है, उत्पाद का निर्माण कर लेता है। उसके बाद फिफ्थ हमने बात की क्रियाशीलता का जो क्रम है वो कार्बोकैटायन के स्थायित्व के ऊपर निर्भर करता है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्थायी होने के कारण 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता SN1 में सबसे ज्यादा होती है और मेथिल की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। प्लस साइड प्रभाव के कारण 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी होता है।
सिक्स्थ हमने बात की कि अगर उत्पाद प्रकाशिक सक्रिय बनने की संभावना हो तो वो ना तो D बनेगा और ना तो L बनेगा। वो किस प्रकार का बनेगा? 50% D 50% L, जिसे हम रेसिड्यू मिश्रण कहते हैं, और उसका कारण है कार्बोकेटाइन का समद्रव्य होना। तो SN1 के बारे में हमने आज बात कंप्लीट कर ली, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम SN2 के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।